हेलो दोस्तों, वेलकम जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, राजस्थान के स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम पाठ पढ़ने वाले हैं। तो अपनी कानों पर ईयरफोन या शांत जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि आपको थोड़ी आवाज़ में धीमी लगेगी, सुनने में थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए तो शुरू करते हैं। राजस्थान की स्थापत्य शिल्प के विविध आयाम। ये मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। तो दोस्तों, पहले तो ये सुन लो कि ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं, कक्षा 10th की है। और जो भी पढ़ाया पाठ वो राजस्थान की प्लेलिस्ट में है, आप जाकर पढ़ लेना। आपके समझ में आए तो अच्छा लगे तो चलो अब शुरू करते हैं। मानव संस्कृति का इतिहास। स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। मानव संस्कृति का इतिहास स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती हैं। ये क्या करती हैं? ये कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती हैं। प्राक क्या ये देश और समाज को जोड़ती हैं? स्थापत्य कला ये होती है वास्तविक संस्कृति। प्राक और आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य भूमिका अतुलनीय है। प्राक और आद्य इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है, जिसकी तुलना न की जा सके। ऐसा है हमारा राजस्थान का इतिहास, ऐसी है हमारी राजस्थान में स्थापत्य कला। किसी भी देश की प्रगति को समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडहरों के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता। यानी हमारा देश प्रगति का समुचित अध्ययन है बिना स्थापत्य के विविध परतों व खंडहरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। यानी हमारे स्थापत्य कला में क्या है? खंडहर है। जो स्थापत्य मंदिर दुर्ग ये बनाए गए हैं वो कुछ तो खंडहर है, कुछ सही है। जो सही है, जो इम्पोर्टेंट है, उन पर सुरक्षा की गई है। तो हम और जानेंगे। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। जो भौगोलिक स्थिति है ना, कभी भूकंप आना, कभी बाढ़ आना, कभी क्या होना, कभी प्रकृति का क्या होना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ होना, कभी आदमी पेड़ पौधे काट देना, कुछ भी ये भौगोलिक स्थिति में आते हैं। जिनके अंदर भौगोलिक राजस्थान में आते हैं, जैसे कि नगर, महल, परकोटे, किले, जलाशय। इनके निर्माण का उपयोगिता के साथ मजबूती पर ध्यान दिया गया है। इन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। नगर, महल, परकोटे, किले, जलाशय, इनके निर्माण पर। यदि हम राजस्थान में और जाने तो नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प के बारे में जानेंगे। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है, जो सोंथी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले थे जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पहले यहाँ पर सरस्वती नदी एवं द्वेषवती नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता तो है ही, ये ऋग्वैदिक काल में माना जा रहा है कि कई सदियों पहले यहाँ पर सरस्वती और द्वेषवती नदी बहती थी और उसके किनारे नगर और शहर बसते थे। उनमें बड़े बड़े भवन निर्माण उच्च स्तरीय था, जिनसे हमें पता चलता है
कि वहाँ पर वे भवन बने थे, उनके ईंटें पड़ी हुई हैं। और वहाँ पर जैसे अभी प्लाट ले लो एक खेत का, तो उसमें प्लाट कट जाते हैं, उसके अंदर सड़कें व नालियाँ होती हैं। उसी तरीके से वहाँ भी सड़कें मिली हैं, नालियाँ मिली हैं, गोल कुएं मिले हैं। वेदियाँ आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यहाँ पर पहले आदमी रहते थे। तो काले बंगा का मतलब है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। बंगा यानी चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, अब राजस्थान का मैप मान लेते हैं थोड़ा बहुत टूटा फूटा। रुको एक मिनट, राजस्थान का मैप मांडेंगे हम टूटा फूटा। यह हमारा राजस्थान का मैप टूटा फूटा। तो ये पश्चिमी राजस्थान पड़ा है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है जिसमें आहड़ सभ्यता थी, गिलुंड सभ्यता थी, आदि संस्कृति के यहाँ पर केंद्र रहे हैं। मकानों में यहाँ पर क्या थी, खिड़कियाँ, दरवाजे थे। अब एक मकान में क्या क्या होता है, जोई थे, उनके दरवाजे होते हैं। फिर उसके बंगला में खिड़की होती हैं और बरामदे थे। उसके आगे ये बरामदा था। बरामदे में खुला चौक, खुला चौक मतलब ये पिलर खड़े कर लो मकान के। अब ये तो हो गया बरामदा। बरामदा के आगे जस्ट क्या था, खुला चौक, ये चौक था। और इधर भी घर थे, ऐसे मिले हैं यहाँ पर। समझ में आया या नहीं आया, दोबारा मानते हैं। देखो एक बार फिर से, ये ऐसे सिस्टम मिले हैं यहाँ पर। यहाँ पर तुलसी का पेड़ हो, ये गेट हो, ये बरामदे हो, ये खुला चौक हो गया। खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे, यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर मिले हैं, तांबे के चद्दर मिले हैं और हाड़ की कृषि व्यवस्था, व्यवसाय प्रधान की बस्ती और संकेत करते हैं बेस्ट। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान में कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिनमें पुष्कर था, मरुधनव था, जांगल प्रदेश था, मत्स्य प्रदेश था, सालो प्रदेश था, मरुकांतर आदि। पुष्कर अजमेर में है, मरुधनु जांगल प्रदेश जैसलमेर, मरु प्रदेश जैसलमेर साइड में ही, मरुकांतर भी। मत्स्य की राजधानी पाटलिपुत्र। तो वैसे ही महाभारत काल में विराटनगर की राजधानी बेराट यानी पुष्कर आदि के वर्णों का वर्णन आता है कि जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल राजकीय प्रसरे से ही नहीं पलती थी, वरन आमजन के मध्य में भी प्रचलित थी। विराटनगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। विराटनगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ के भग्नावशेषों, स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख हैं। भग्नावशेषों में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेडच नदी के किनारे मध्यमिका चित्तौड़गढ़ के पास में, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, मध्यमिका जो चित्तौड़गढ़ में है, जहाँ के आसपास आज उसे नगरी कहते हैं। मौर्य काल में बेडच नदी के किनारे थी मध्यमिका। मौर्य वंश के काल में चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है। ये भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि तीसरी
सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह भव्य नगर रहा। 3री सदी से 6ठी सदी तक ये भव्य नगर रहा था चित्तौड़गढ़। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मैनाल, अमजोरा, डबोक, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। एक बार और फिर से नाम सुन लो। गुप्त और गुप्तोत्तर काल की बात हो रही है। अमजोरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास के क्षेत्र नगर वैभव के साक्षी हैं। मैनाल, अमजेरा, डबोक ये भरतपुर के आसपास के क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियाँ, कुंड, नदी, मंदिर, सड़कें, नालियाँ, रिहायशी मकान, संतुलित निर्माण इन खंडहरों उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। मैनाल, अमजेरा, डबोक, भरतपुर के आसपास ये जितने भी हैं साक्षी नगरीय वैभव साक्षी हैं, उनमें बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ, रिहायशी मकान आदि अच्छी तरह से दिखते हैं। 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 7 से 13वीं सदी का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण एवं वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर यहाँ पर मिलते हैं। 7वीं से 13वीं सदी में 3 से 6 तक तो नगरीय काल यानी मौर्य वंश का काल चला था, बेस्ट तरीके से चला था। अब राजपूतीय संस्कृति उदय के कारण वीरता रक्षा का प्रतीक किला, वीरता यानी वीरों की भूमि का भाव दिखाता हुआ और रक्षा का प्रतीक एवं धार्मिक प्रवृत्ति के यहाँ पर मंदिर हैं बनाए गए थे। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ का नगर नियोजन विशिष्ट रहा है। राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी थी वहाँ का नगर नियोजन नियम विशिष्ट रहा है। नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता है वह महत्वपूर्ण स्थान होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल और चित्तौड़गढ़ और मंडोर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया था। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। अब देखो ऐसे ऐसे महान राजा हुए थे राजपूत जिन्होंने भीनमाल को राजधानी बनाई, चित्तौड़गढ़ मंडोर को बनाई, ओसिया जोधपुर वाले को बनाई, मंडोर जोधपुर वाले को बनाई, रणथंभौर सवाई माधोपुर में इसको बनाया था, झालरापाटन झालावाड़ में, राजौरगढ़ अलवर धौलपुर में साइड में और आमेर जयपुर में जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया था। और देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना करी और इनमें दुर्ग का स्थापना किया। उदाहरण के लिए हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार हुए हैं यहाँ पर विद्याधर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जयपुर में महान शिल्पकार कौन हैं, तो विद्याधर हैं जो जयपुर शहर को 9 वर्गों में सिद्धांत पर बसाया था। जयपुर शहर को कितने वर्गों सिद्धांत पर बसाया था? 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया था। 9 सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कें एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। जयपुर में बसाया तो सही था शिल्पकार विद्याधर ने, और वहाँ पर चौड़ी सड़कें थी, चौड़ी एवं सीधी सड़कें
एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण की थी इसने। इस तरीके से की थी। शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ थी, अर्थात छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ हैं, जिनमें बीच में तो फुहारे थे। अब यहाँ पर क्या थे, बीच में फुहारे लगाए गए। ये यहाँ पर छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ ऐसे मान लो, ये छोटी चौपड़ ये बड़ी चौपड़, बीच में फुहारे लगा दिए, चौड़ा रास्ता बना दिया, सीधी सड़कें बनाई इसने, और दोनों ओर बाजारों का निर्माण करवा दिया। ये मार्केट बन गया अपना, इधर ये मार्केट बन गया। मार्केटों के साथ साथ इसने क्या किया, शहर के निकास के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेर गेट, अजमेरी गेट, जवाहर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे बनाए। सड़क पर ही इसने दरवाजे बनाए थे, इधर की साइड में, कोई इधर की साइड में, कोई इधर की साइड में, ऐसे बीच बीच में सड़कों पर इसने दरवाज़ा बनाए। एक का नाम सूरज पोल, सूरज और चांद, सूरज पोल चांद पोल। फिर आ गया सांगानेरी राणा घाट गेट, अजमेरी गेट, अजमेर से अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, 3 गेट हो गए। एक हो गया जोरावर सिंह गेट। ये महत्वपूर्ण दरवाजे रहे हैं यहाँ पर। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। सवाई जयसिंह की कल्पना थी कि यहाँ पर जयपुर शहर की नींव रखी जाए। सवाई जयसिंह ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों ने और अपनी सभा में कुछ निष्कर्ष निकाला। फिर इन्होंने तारीख तय की नवंबर में। 1726वीं साल थी और आज 2026 है। 1726 में इन्होंने राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट को बुलाया। राजगुरु पंडित जगन्नाथ धीरे धीरे जंगल के रास्ते से चल के आ रहे थे। चलते सवाई जयसिंह के पास में पहुंच गए। सवाई जयसिंह ने किया कि इसकी नींव रख दी जाए। राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट ने इसकी नींव रखने को लिए कह दिया कि नींव रखी जाए। फिर इसने नींव रख दी। राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। आगे चलकर तो पूरा राजस्थान के नगर नियोजन का जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। सन 12वीं सदी की बात है। जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता, यहाँ पर क्या हुआ था, 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण करना था। अब पास में ही जंगल पड़ता था और पास में ही पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर जैसलमेर का निर्माण किया गया। समूची योजना जन जीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी और चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती है। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती है। समृद्ध पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई थी। पृथ्वीराज विजय के काव्य था, उसमें अजमेर की तुलना किससे की गई थी, इंद्रपुरी से। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी और अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की जाती थी पृथ्वीराज के काव्य में। बूंदी के स्थापत्य तथा उसमें बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण यानी गढ़ों का निर्माण कैसे किया गया, परकोटे, भवन निर्माण आदि
जोधपुर में और बीकानेर में किया गया था। परकोटे दोस्तों चार दीवारी को कहते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है जोधपुर और बीकानेर का किला और उनके भवन निर्माणों का। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए थे तथा हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनाया गया था। यहाँ पर बाजार, हाटों यानी बाजारों और हटवाड़ा बढ़ता था, मतलब सप्ताह में उनको इसी तरीके से बनाया गया था, मतलब बहुत ध्यान में रखकर बनाया गया था व्यापारिक दृष्टि से, सबकी दृष्टि से। उदयपुर को झील के किनारे और घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया था। उदयपुर को तो नगरों के स्थापत्य में गांवों का स्थापत्य अलग ही रहा है। पहाड़ी इलाके भी गांवों में पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई के लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा और सरहड़ा आदि पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां हैं। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियां हैं। छोटे छोटे टेकरियां पर 2-4 झोपड़ियों के रूप में बसी मिलती हैं। रेगिस्तानी गांवों को पानी की कमी सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता है और इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर यानी तालाब अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है। जैसे उदाहरण के अनुसार विदासर, जेतसर, उदासर, ये दोस्तों तालाब हैं। विदासर, जेतसर, उदासर। अब पढ़ेंगे हम दुर्ग शिल्प। दुर्गों का निर्माण किस रूप में किया गया और वे किस श्रेणी में आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। दुर्ग शिल्प राजस्थान का शायद ऐसा ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो, जनपद यानी जनता का पद, या अंचल यानी पहाड़, कोई ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग नहीं हो। दुर्ग यानी महल, छोटा बड़ा महल ना हो। अंचल यानी पहाड़, ऐसे कोई छोटा पहाड़ हो, ऐसे कोई छुतरे हो जिप कोई मंदिर या कोई महल ना हो, सबन पचे। गढ़ या गढ़ी ना हो। गढ़ तो बड़ो रे था, बड़ो महल, और छोटो रे थे गढ़ी, यानी समझ गई। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत पुराने समय से चली आ रही है। काल यानी समय हो जाए, पुराने, प्राचीन यानी पुराना समय से चलती आ रही है दुर्ग निर्माण की परंपरा, समझ गई। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गया था, जिनमें दुर्ग भी एक है, फिर महल दूसरो, फिर तीसरो हवेली, फिर चौथो, ऐसे आप 7 माने गया था। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है, पूरा देश में भारत में राजस्थान ही शीर्ष है, जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। जिनका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में सबसे ज़्यादा गढ़ बने हुए थे। यहाँ राजा और सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए, पशुधन बचाने के लिए यानी पशुओं को बचाने के लिए, और संपत्ति को छिपाने के लिए यानी पैसा धनन को छिपावा के लिए दुर्गन को बनाया जा। ऐसा कौन का दुर्गन को रेबा कांड बनाया चाहिए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालीबंगा को नाम तो सुने युगो जैन मानगढ़ में। अब उमच है ना दुर्गन का स्थापत्य यानी वहाँ का औजार मिल जा, मतलब खाबा पीवा का बर्तन, मकान कहाँ से बनिया, ईटान से बनिया, बाटान से बनिया, वे मिल जा टूटा फूटा में।
फिर इनने जांच पड़ताल करी, आर.सी. अग्रवाल और इन, है ना। तो कालांतर में मौर्य और गुप्त तथा प्रवर्ती युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिर थे और जलाशय थे, यानी पानी की सुविधा उनको प्रधानता दी जाव लागी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्ग, अब देख मौर्य काल तो 306 की सदी के बीच में और 712वीं सदी के बीच में राजपूत काल याद कर लीजिए। राजपूत काल में राजस्थान से बड़े दुर्ग, भाटियों का सोनारगढ़ किला है जैसलमेर में। भाटी एक जाति थी, भाटी इनको सोनारगढ़ किलो थे। अजयराज चौहान का गढ़बीटली तारागढ़ अजमेर में, नाम तो सुना ही होगा। गढ़बीटली तारागढ़ किला कहाँ पर है? अजमेर में। तारागढ़ किला का नाम से जाने जाते, गढ़बीटली का नाम से। कसी जगह है? अजमेर में। कौन बनवाए छो? अजयराज चौहान ने। सोनारगढ़ किलो खाचा जैसलमेर में। कौन को है? भाटी वंश को। कुंभा को मांडलगढ़ किलो है खाचे, कुंभा को किलो खाचे मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ खाचे चित्तौड़गढ़ में। इनका उल्लेख नहीं है यहाँ पर। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। दूसरा युद्ध हुई जो तराइन का 3 युद्ध है। तराइन को पहलो युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। अब ये दूसरा युद्ध में न पृथ्वीराज चौहान हार गयो। अब पृथ्वीराज चौहान का हारवा के बाद में दिल्ली में तुर्क अफगान शासन करो छो। तुर्क अफगान को शासन करो छो, यानी मुसलमान। तुर्की देश से जी का अफगान यानी तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई, दिल्ली में होगी। यह अर्थ है। फिर जी के बाद में राजस्थान का दुर्ग स्थापना पर ये दुर्ग बन रहा चंद्रा भी इन पर प्रभाव पड़ गया। अब प्रभाव से पड़ गया ये मुसलमान था ना, जितना भी मुसलमान शासक, तो इनको तोड़ बचा रहा इनको। अब 13वीं सदी लाग गई, मैंने बताया तो 368 सदी तो मौर्य शासन से, और 700 और 12वीं सदी थे ना इनमें राजपूत शासन से। अब 13वीं सदी लाग गई। कसी लाग गई? 13वीं सदी। अब उमें दुर्ग बनावा के लिए परंपरा में एक नयो परिवर्तन दिखाई दियो, यानी एक नई सोच आई लोगों में। अब आप मकान बनाओ था, अब आप पहले का आपने बड़ो मकान बना ले तो वह तो कैसे बन रही चन। अब उमें चन आप सोचा भाई टाइला लगा ले इमें फिर आप थोड़ी ऐसी फिटिंग करावा, थोड़ी फ्रेम लगवाओ तो झक दी का मकान आप। ऐसी नई सोच लगाई 13वीं सदी में दुर्ग बनावा में। तो इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि दिल्ली में चन मुसलमान इनको राज आ गई, मुसलमान शासक इनको समझ गई। तो उस टाइम पे दुर्ग महा बना लग गया, ऊंची पहाड़ियां पर बना लग गया। जो सबसे ज़्यादा ऊंची पहाड़ी रहे ना उन पर दुर्ग बना लग गया, और जो ऊपर से चौरस हो यानी चारों तरफ से ही सुरक्षित हो माँ बना लग गया। जैसे एक बार खेत ले ला, खेत में भूमि ले ली, अब यह खेत से अभी खेत में तन्या दुर्ग बना दिया, चारों अभी ब्याड़ कर दी चारों मेर से, एक गेट काट दियो, अशिराव से बना दिया सुरक्षित। तो सिंचाई के लिए साधनों का समुचित प्रबंधन किया गया, खेत योग्य भूमि का प्रबंधन किया गया और सिंचाई के लिए साधनों का प्रबंधन किया गया, मतलब खेती सिंचाई थी। तो इस समय प्राचीन काल में जब दुर्ग बनाए हुए थे तो जीर्ण शीर्ण खंडर भी हो गए थे, मतलब फूट गया था थोड़ा कोई में ऊपर से जब पानी टपको तो उनको दोबारा निर्माण कराए थे 13वीं सदी में। जैसे आबू में अचलगढ़ है, माउंट आबू, पर अब तो इको आबू राज का नाम से जाने लग गया। नाम दूसरे माउंट आबू को नाम चेंज कर दियो, बार 2026 में आबू राज कर दियो। पर आबू में कशो किलो चो अचलगढ़ किला को दोबारा निर्माण कराया गया 13वीं सदी में। महाराणा कुंभा ने इस कुछ ने नवीन दुर्ग में परिवर्तित करे छो।
महाराणा कुंभाना। कुंभाना चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी आवश्यकता अनुसार दोबारा निर्माण करवाया। जो जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया था। जब राजपूत शासक था तो उनमें मधुर संबंध बन गया, यानी मीठा संबंध। मधुमक्खी को नाम सुने हो, मधु प्लस मक्खी, मधु यानी मीठा, मधुर संबंध यानी मीठा संबंध बन गया राजपूत शासक में। मुगल से दिल्ली में आए जी। अब राजपूत शासक पहाड़ी से नीचे ये जमियाचा ना समतल मैदान, उनमें नगर दुर्ग का निर्माण करवा लग गया राजपूत नेचार। जैसे कि जयपुर में जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में आमेरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग, भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग, इनका निर्माण करा लिया, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए ये स्थिरता व शांति का काल था। इनको राजपूतन को यह पता कौन चो भाई आपने कोई हमलो कर दे, अभी बापड़ा नीचे बना लिया। कहा जाने क्या आप जानते हैं राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग हैं। एक तो आमेर महल है, एक गागरोन महल है, एक कुंभलगढ़ महल है, एक जैसलमेर महल है, एक रणथंभौर महल है, एक चित्तौड़गढ़ महल है। इनको 2013 में नोम पहने में जून 2013 में नोम पहने में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में की बैठक में, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी नोम पहने में 2013 में। कहाँ हुई थी? नोम पहने में, जून 2013 में हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक। तब इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किए गए थे 6 दुर्गन को। आमेर महल या जयपुर को च, गागरोन दुर्ग या झालावाड़ को च, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ में च, राजसमंद में, जैसलमेर दुर्ग इनमें भी, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में 6, चित्तौड़गढ़ ये 6 दुर्गन को इनमें शामिल किया गया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलता है। सुदृढ़ प्राचीर यानी चौड़ी चौड़ी दीवारें मिली गई है, अभेद्य बुर्जे मिले हैं, किलों के चारों तरफ गहरी खाइयां मिली हैं, किलो जी के चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां मिली जी। और पारी का गुप्त प्रवेश द्वार तथा गुप्त प्रवेश द्वार मिले था। जैसे एक बार एक किला में घुस गया आपा, ये जैसे एक बार आपा एक किला में यहाँ से घुस गया, फिर ये ने और एक गुप्त दरवाजो कट गया इमार सुरंग अंदर ही अंदर किला, ये पहाड़ी बार एक दूसरा से मल्ली हुई जैसे असल लंबी पहाड़ी छे। अब इन्हें आंसू सुरंग कटे रही है, नया जार कटे ऐसी गुप्त सुरंगा बनाई गई थी। किला का भीतर सिले खाना यानी ये शस्त्र दरबा का कान सिले खाना खींचो सुन, शस्त्र दरबा कान तलवार हुई, बंदूक हुई, तोप हुई, घोड़ा होया, इनको दरबा कान सिले खाना बनाया गया था। अंदर जलाशय और पानी का टांका, राजप्रसाद तथा सैनिकों के राजप्रसाद एक महाराणा प्रताप के घोड़े हाथी का नाम था शायद, ऐसे हाथियों को भी रखा जाता था। सैनिक के आवास गृह यहाँ के सभी दुर्गों में मिलते हैं। दुर्गों के प्रकार, अपनी स्थापत्य स्थिति उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों की कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। औद्योगिक दुर्ग तथा जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग को कहते हैं औद्योगिक दुर्ग तथा जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग ये है दुर्ग, ये इसके चारों तरफ है जल, तो ये गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। एक है गिरी पर्वत दुर्ग,
किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। गिरि पर्वत दुर्ग, यानी राजस्थान के अधिकांश दुर्ग गिरि श्रेणी में ही आते हैं, यानी गिरि दुर्ग उसके चाहे जो पहाड़ी पर बने हुए हो। एक है मरुभूमि दुर्ग, इनको धानवन दुर्ग के हो चाहे मरुभूमि यानी मरुस्थल की भूमि में बने हुए दुर्ग को धानवन दुर्ग बोला जाए। धानवन दुर्ग की श्रेणी में से जैसलमेर को दुर्ग या मरुस्थल में बनी हुई है। सघन बिहाड़ वन में बना हुआ दुर्ग, यानी चारों तरफ जंगल में घिरा हुआ और बना हुआ दुर्ग है, उसको वन दुर्ग की श्रेणी में लेते हैं। और वो है सिवाना का दुर्ग, सिवाना का किला। एक है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग वह दुर्ग हो जाए जिनका मार्ग खाई व कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो। एरण दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग खाई, कांटे व पत्थरों से दुर्गम हो। खाई हो चारों तरफ और कांटा हो और पत्थर हो, वो दुर्ग में आओ चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जालोर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ को किलो और जालोर दुर्ग किलो। सिवाना को दुर्ग आज सघन बिहेड़ में वन दुर्ग की श्रेणी में। जैसलमेर को दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में। गिरि पर्वत श्रेणी में बहुत सारा दुर्ग आज है। औद्योगिक दुर्ग में आज घाघरोन को किलो। एरण दुर्ग में आज जी चारों तरफ खाई हो, दुर्गम पत्थर हो, कांटादार हो, तो जालोर किलो, चित्तौड़गढ़ किलो। पारिक दुर्ग की श्रेणी में आज है जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाई हो। एक तो भरतपुर को दुर्ग है, ये बीकानेर का जूनागढ़ किलो है। भरतपुर को किलो और जूनागढ़ को किलो बीकानेर में। ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आ जाए। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हो और बड़ा बड़ा परकोटा हो, वे पारिक दुर्ग कहलाता है। अब दोस्तों कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर आपको। पारिक दुर्ग और पारित दुर्ग ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एरण दुर्ग वन दुर्ग और दानवन दुर्ग, गिरि दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग। अब इनमें आपको आसानी से फंसा सकता है, आसानी से यहीं पर भी। पारित दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है? वो आपको देगा भरतपुर दुर्ग, जूनागढ़ किला, फिर आपको देगा चित्तौड़गढ़ किला, फिर आपको देगा सिवाना का किला। फिर आप फंस गए भाई साहब, फिर आप फंस गए। इसमें आपको आंसर करना पड़ेगा चित्तौड़गढ़ का किला। पारित दुर्ग की श्रेणी में दो ही किले हैं, चित्तौड़ का और जैसलमेर का। धानवन दुर्ग की में भी आता है जैसलमेर का किला। जूनागढ़ किला, बीकानेर वाला और भरतपुर का दुर्ग ये पारिक की श्रेणी में आते हैं। पारिक दुर्ग है, इनके चारों बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं और इसके बड़ी बड़ी दीवारें हो, परकोटा हो, वो पारिक दुर्ग कहलाते हैं। सैन्य दुर्ग वह है जिसमें युद्ध की व्यूह रचना चतुर सैनिक रहते हो। सैन्य दुर्ग की दृष्टि से कौन कौन से हैं? इसमें युद्ध का व्यूह रचना हो और बहुत ज़्यादा चतुर सैनिक रहते हो, माइंडेड। अब आता है एक सहायक दुर्ग जिसमें सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हो। सहायक दुर्ग में सूरवीर हुए एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। सहायक दुर्ग में सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले जो बंधे हुए लोग हैं जो वहाँ पर निवास करते हो, वो आते हैं सहायक दुर्ग में। 8वां दुर्ग अभी पढ़ के आया जस्ट, वो कौन सा दुर्ग था? हाँ, सैन्य दुर्ग, सहायक दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग। पारित दुर्ग जो जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हो, कोटा हो, जैसे जैसलमेर चित्तौड़गढ़ का किला। और पारिक दुर्ग में आते हैं भरतपुर का किला, बीकानेर का जूनागढ़, धानवनगढ़ दुर्ग, दानवन दुर्ग, एरण दुर्ग, औद्योगिक दुर्ग और ये सब दुर्ग में आते हैं। तो इनमें दानवन दुर्ग में जो मरुभूमि में बना हुआ हो, गिरि दुर्ग जो पहाड़ों पर बना हुआ हो, औद्योगिक दुर्ग में घाघरोन का किला आता है। इसे बहुत सारे प्रकार हैं इनके, याद कर लेना।
दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ ऐसे भी प्रकार है जिनमें 2 से अधिक दुर्गों के प्रकार से शामिल किया जा सकता है, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला। ये दुर्ग और गिरी दुर्ग और पारिक दुर्ग और एरणी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, यानी एक गहन जंगल में बना हुआ भी है और इसके चारों ओर खाइयाँ भी हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ, इसलिए पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी लेते हैं इसको। इसके पहाड़ी पर बना होने के कारण ये गिरी दुर्ग भी है और एरण दुर्ग की श्रेणी में इसलिए खोजा जाता है। एरण दुर्ग की इसलिए रखा जाता है क्योंकि चारों ओर खाइयाँ हो, कांटेदार झाड़ियाँ हो और बड़ी बड़ी जंगली जीव रहते हो नीचे, ऐसे वो एरण दुर्ग में आता है। तो ये चित्तौड़गढ़ किला 3 में है, गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरण दुर्ग। दुर्गों के सभी प्रकार में सैन्य दुर्गों को भी श्रेष्ठ माना जाता है, जो चित्तौड़गढ़ बेस्ट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा गया जाता है। चित्तौड़गढ़ के द्वारा भी बहुत सारे दुर्ग जो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, पहला आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़। ये गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, ये तीनों चारों दृष्टि में आता है। ये गौरव है चित्तौड़ का, गौरव है चित्तौड़गढ़ का किला, सबसे प्राचीन है और सबसे प्रमुख भी है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाला मार्ग भी यहीं पर स्थित है। दिल्ली से मालवा गुजरात जाने वाला मार्ग भी यहीं पर स्थित है और स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इसे किले को विशेष सामरिक महत्व दिया था। किले की फोटो देख सकते हैं आप। चित्तौड़गढ़ का किला, मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। मेवाड़ का इतिहास ग्रंथ था कौन सा है? वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग हुए थे, जिन्हें चित्रांगद कहा जाता है। उन्होंने इस किले का बनवाकर संस्थापक बप्पा रावल, संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल। संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर मेवाड़ का गुहिल राजवंश का संस्थापक बप्पा रावल अंतिम मौर्य शासक था, जिन्होंने मानमौरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी के ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। फिर इस बप्पा रावल से भी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था और इसका नाम खिजराबाद कर दिया था, क्योंकि इसका सेनापति था खिज्र खान, उसकी याद में इसका नाम खिजराबाद कर दिया। चित्रकूट किसने नाम रखा था इसका किला का बनवाकर? राजा चित्रांगद ने, जो मौर्य शासन काल का था। मेवाड़ के वीर विनोद के अनुसार रखा था। यहाँ पर दिल्ली से मालवा गुजरात जाने वाला मेगा भी निकल रहा है। ये चित्तौड़गढ़ का प्रमुख दुर्ग है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है, जिसे मेसा का पठार कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर। किस पठार पर? मेसा के पठार पर। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला, यह किला सब किलों का सिरमौर समझाता है। सिरमौर इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा किला है। 4 दृष्टि है यहाँ पर। पारिक दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, एरण दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है। तो 4 पावर की गोलियां हैं इसमें बड़ी बड़ी। और मेसा का पठार भी कहते हैं इसको। इस दुर्ग ये दुर्ग क्या, चित्तौड़गढ़ का किला है ना, मेसा के पठार पर स्थित है, इसलिए इसे मेसा का पठार भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के लिए एक उचित उक्ति प्रचलित है,
गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडैया। तो आपको बता दिया मैंने, इसलिए है बेस्ट गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी तो सब गडैया ही हैं। गढ़ तो हैं चित्तौड़गढ़, नहीं तो बाकी तो सब गडैया हैं, गडैया। चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास में इन 3 प्रसिद्ध शाखे हुए थे। चित्तौड़गढ़ का किले का इतिहास ही 3 शाखों से हुआ था। पहला सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। पहला शाखा, तुमसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ में कितने शाखे हुए? 3 शाखे हुए थे, बेधड़क बताना, कोई दिक्कत नहीं। पहला शाखा 1303 को हुआ था। शाखा कितने शाखा हुए? 3 शाखे। पहला शाखा कब हुआ रे? 1303 में हुआ रे। किसके टाइम पर रे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। दूसरा शाखा 1534 के समय हुआ रे। किसके टाइम पर? गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय पर हुआ रे। 1303 अलाउद्दीन खिलजी, 1534 गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, खिजराबाद चित्तौड़गढ़, याद कर लेना। चित्रकोट नाम राजा चित्रांगद ने वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। यही है मेन क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाला, और 4 श्रेणी वाला। एक हुआ 1567 में शाखा, किसके समय हुआ रे? अकबर के आक्रमण के समय हुआ था साहब, अकबर के आक्रमण के समय। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी उसके टाइम पर, और 1534 में बहादुर शाह के टाइम पर, जो गुजरात का राजा था, और 1567 में अकबर के टाइम पर हो गया। अजीब है यार। राणा पद्मिनी के जौहर भी अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। वीर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़गढ़ का किला इतिहास में अपना कोई स्थान ही नहीं रखता। क्या हुआ मैं बताऊं। 1567 के बाद 1567 में ये तो रहा चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ पे चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सर्पाकार आकृति में बना हुआ है, और इसमें बड़े बड़े दरवाजे हैं जिनके नाम हाथीपोल, बहुत और कहना क्या क्या नाम है इसके। ऐसे दरवाजे हैं बड़े बड़े। फिर चढ़ना ही नामुमकिन है, तो सैनिक ऊपर जाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। पहली बात तो अकबर का टाइम था, अकबर को चाहिए था ये किला। तुम्हें पता है क्यों चाहिए था? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी तो सब गढ़ैया। ये क्योंकि ये सब किलों का सिरमौर है, इसमें सब कुछ सुविधा थी, इसलिए। तो अकबर ने सोचा कि क्यों ना, एक रानी है वहाँ पर। अब यहाँ पर राजा था राव रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था? राव रतन सिंह। और ये रहा अकबर का किला दिल्ली का। अब भाई साहब अकबर को पता चल गया, पता कैसे चलता है वो भी बताते हैं। राव रतन सिंह चल जाता है दिल्ली, वो श्रीलंका की साइड में घूमने। वहाँ से लौट कर आता है तो उसे रानी पद्मावती मिलती है, जिसका तोता बहुत प्यारा था, इसे बोलने वाला तोता कहा जाता है। अब भाई साहब यहाँ पर इसका कोई वो रहता था, हरदुर्ग में ही रहता है वो तो, विद्वान। अब वो विद्वान बहुत महान था, और उसके पास में जादू टोने करने की बहुत ज़्यादा होती कला। तो वो चल गया यहाँ से, मतलब रूस कर चल गया, और अब दुश्मन को पास में तो जाएगा। अब चल गया, इसको बता दिया। अकबर के पास में गया तो रानी पद्मावती के बारे में बता दिया कि रानी पद्मावती ऐसी हैं, इसकी पानी में परछाई देखोगे तो तुम्हारी आंखें भी नीचे पड़ जाएंगी, इतनी सूरत है, इतनी गजब है। तो अकबर आता है भागकर आक्रमण करने के लिए, पहले देखने के लिए मैदान में आ जाता है। राव रतन सिंह भी आ जाते हैं।
अब राव रतन सिंह देखने के लिए बोलता है, पर वो इसको पानी में दिखा देता है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि राव रतन सिंह को धोखे से पकड़ कर ले जाते हैं, किडनैप करके अकबर के किले में। अब भाई साहब राव रतन सिंह को ले गए तो पद्मनी का क्या हुआ? पद्मनी भागी अपने भाइयों के साथ, वीर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के साथ। इसको छुड़ाकर तो ले आए, फिर यहाँ पर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में मारा गया राव रतन सिंह, वीर जयमल राठौड़, फत्ता और सिसोदिया सब मारे गए। अब पद्मनी ने जोर कर लिया अग्नि में, पर इसके साथ शादी नहीं की। ऐसे थे राजपूत शासक। बलिदान का साक्षी चित्तौड़गढ़ का किला रहा है और इतिहास में अपना कोई सानी नहीं रखता है। सदृढ़ और घुमावदार प्राचीर हैं इसके, सर्पाकार आकृति में हैं और उन्नत और विशाल बुर्जें हैं इसके। 7 अभेद प्रवेश द्वार हैं, सर्पाकार आकृति में तो हैं, बट इसमें 7 दरवाजे हैं। सैनिक ऊपर जाएगा तो थक जाएगा। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिला मार्ग है। सब विशेषताओं में चित्तौड़गढ़ एक विकट दुर्ग है और विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के किले में किसका मंदिर है? तुलजा माता का मंदिर। याद कर लेना, तुलजा माता का मंदिर। एक भंडार भी है, नवलखा भंडार। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में है। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ में है, भामाशाह की हवेली, नवलखा भंडार, तुलजा माता का मंदिर और श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ आदि हैं। 2 तो स्तंभ है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। पद्मनी द्वारा महल हैं और गोरा बादल के महल हैं, चित्रांग के तालाब हैं, चित्रांग मोरी तालाब है, श्रृंगा चौरी प्रसाद और त्रिपोलिया दरवाजा है, कुंभ श्याम का मंदिर है, सोमेश्वर का मंदिर है, नवलखा भंडार है, तुलजा माता का मंदिर है, सोमेश्वर का मंदिर है, कुंभ श्याम का मंदिर है। 3 मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, तुलजा माता का मंदिर और भामाशाह की हवेली, नवलखा भंडार है। याद कर लेना, ट्यूशन 100% फंसेगा यहाँ से, इसलिए मैं ज़्यादातर बोल कर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, एक किला आ गया, कुंभलगढ़ राजसमंद का किला। किसका किला है? कुंभलगढ़ राजसमंद का किला। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ किला ऐसा किला है जो नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह है ऐसा किला और इसकी इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं जिस पर 8 घुड़सवार चल सकते हैं एक साथ। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, नाम से पता चल रहा है कुंभलगढ़ किला। तो कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ किला राजसमंद में है। स्थापत्य की प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी पहाड़ पर बना हुआ है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है। ऐसा कौन सा किला है जो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर आता है? कुंभलगढ़ किला। ऐसा किला कौन सा है जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है? कुंभलगढ़ का किला। ऐसा किला कौन सा है जिसके नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? वह है कुंभलगढ़ किला। ऐसा कौन सा किला है जिसकी चारों ओर मोटी मोटी दीवारें हैं जिस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं? कुंभलगढ़ किला, जो सादड़ी गांव के पास में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ का राज परिवार आश्रय स्थल रहा है। जब भी चित्तौड़गढ़ किले पर संकट आता था तो कुंभलगढ़ हाजिर रहता था कि आओ मेरे अंदर आ जाओ चित्तौड़ वासियों, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस दुर्ग का शिल्पी मंडल था, प्रमुख शिल्पी। अच्छा,
इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार किसने किया था? मंडन ने। किसने किया था? मंडन ने किया था। किसने किया था? मंडन ने। और जयपुर के जो किया था उसका मंडन किसने किया था? वो शिल्पकार किसने किया था? विद्याधर आचार्य ने। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर। छागण नागण 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर से परकोटे से घिरा हुआ है। और यहाँ पर एक जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में क्या दर्ज है? कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, गागरोन किला, ये सब किले, जो एक चित्तौड़गढ़ किला, ये सब किले विश्व की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसमें सम्मिलित है। न्यू पेने में एक वो हुई थी मीटिंग, बैठक, उसमें इसको शामिल किया गया था 6 दुर्गों को, है ना, याद कर लेना। वो हुई थी 2013 में। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों और कंगूरों के विचारों से एकस्ट्रन वास्तु से की है। ये कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जे, कंगूरे की विचारें एट्रस्कन वास्तु से की है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार चल सकते हैं। और दुर्ग के भीतर जाली बाव भावड़ी हैं। क्या क्या है देख लो, एक बार सुन लो। जाली बाव बावड़ी कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर कुंभलगढ़ में। जाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब वहाँ पर है। चित्रांग तालाब, जाली रानी का मालिया, मामादेव तालाब है। उड़ना राजकुमार जिसे पृथ्वीराज राठौड़ को नाम से जाना जाता है, जो इसकी भी छतरी है यहाँ पर। जाली बाव बावड़ी, जाली रानी का मालिया, कुंभ श्याम विष्णु मंदिर, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी। यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। इनके अन्य प्रसिद्ध स्मारक भी बने हुए हैं। और यहाँ पर उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, जो राणा प्रताप का भी जन्म हुआ था यहाँ पर। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं। और इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है। ऊपरी छोर है ना, ऊपरी छोर कुंभलगढ़ का, उस पर राणा कुंभा है ना, उसका रहने का निवास स्थल है, जिसे कटारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कुछ लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ऊपर से नीचे देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती हैं। तो इस किले की विशेषता यही है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।